कस्टमर रिक्वायरमेंट के साथ, है ना, एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट वाला चैप्टर डिस्कस किया था, लेकिन उसके रिलेटेड क्वेश्चन रह गए थे। तो एक बार के लिए पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन इन रिलेशन टू दैट, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ करेंगे मूव ऑन, ठीक है। तो अच्छा थोड़ा रिकॉल भी कर लेते हैं, है ना, सो दैट कि आप रिलेट कर पाओ क्वेश्चंस के साथ। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो जो कस्टमर है, कस्टमर को आप डिपेंडिंग अपॉन देयर इनकम लेवल, वीडियो इज बफरिंग, ओके जस्ट वेट। Now it's fine. Do let me know. Now it's going to be fine or not. Now audio video quality is fine or not. Please एक बार के लिए इन्फॉर्म कीजिए so that कि सेशन कंटिन्यू करें. Just let me inform once. Now audio video quality is fine or not. The issue faced by Swati ma'am is this one. Is this is faced by everyone? Please let me know quickly. Is audio video quality is fine or not? Please let me know quickly in the comment box. तो नाउ इट्स क्लियर, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करें सेशन के साथ। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही थी इट्स अबाउट कि हमने कल के सेशन में, आज तो वैसे जो चैप्टर करना है दैट इज अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, लेकिन कल के सेशन में हमने कस्टमर रिक्वायरमेंट के साथ रिलेटेड एक चैप्टर किया था, एंड उसको एक थोड़ा सा रिकॉल करके क्वेश्चन से रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो इट्स अबाउट कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर रिक्वायरमेंट डेफिनेटली आज की डेट में अगर मैं बात करूं, जो भी कस्टमर की डिमांड या जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी अकॉर्डिंगली आपने उनको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर करने हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया, कस्टमर को डिवाइड किया गया डिफरेंट सेगमेंट्स में। डिफरेंट सेगमेंट्स में कस्टमर को यहाँ पे किया गया डिवाइड। किस क्या बेस रखा आपने, डेफिनेटली अगर डिवाइड करना है, डेफिनेटली कोई क्राइटेरिया होएगा, तो कस्टमर को डिवाइड किया गया सेगमेंट्स में डिपेंडिंग अपॉन इनकम क्राइटेरिया। क्या था वो क्राइटेरिया? I guess it's still buffering. Okay, just wait. Is fine or not? Devishish sir is saying that now it's fine. Everyone, please quickly let me know now audio video quality is fine or not. जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कर दीजिए about the audio video quality. Okay or not? Fine. ठीक है, अभी कोई इश्यू तो नहीं बफरिंग का? ओके तो अभी मैं तीसरी बार रिपीट करने लगी हूँ। सी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली जो भी वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो भी डिमांड करेंगे, आपने उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। इसके लिए क्या किया गया, कस्टमर को डिवाइड किया गया डिफरेंट सेगमेंट्स में। कस्टमर को डिवाइड किया गया डिफरेंट सेगमेंट्स में, एंड वो सेगमेंट्स में डिवाइड करने के लिए डेफिनेटली वन क्राइटेरिया विल बी देयर। व्हाट इज दैट क्राइटेरिया? द क्राइटेरिया इज इनकम। ठीक है, तो इनकम लेवल को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट सेगमेंट्स बनाए गए। क्या क्या लेवल देखे थे हमने? 2 लाख से 10 लाख की अगर मैं बात करूं तो वो मास मार्केट एरिया कहलाएगा। 10 से 50 लाख मास एफिलिएंट, 50 से 400 सुपर एफिलिएंट, 400 से 4000 हाई नेटवर्थ, 4000 से 1,20,000 इट्स सुपर हाई नेटवर्थ, अबव 120 अल्ट्रा हाई नेटवर्थ। तो ये इनकम लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमर सेगमेंट्स डिवाइड किए गए। ठीक है, ओके नहीं थे सर? एक्चुअली आई एम स्टिल फेसिंग अ नोटिफिकेशन अबाउट द स्ट्रीमिंग इशू, दैट्स वाई मैंने उसको चेक किया अपने एंड के ऊपर कि मेरे एंड पे मिस्टेक ना होए। फिर उसके बाद हमने कुछ अजम्पशंस डिस्कस की थी कि जो कस्टमर हैं उनकी जो नीड्स हैं दे आर डिफरेंट एंड इट्स नेचुरल। क्या रहेंगी वो? डिफरेंट रहेंगी। इट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर इनकम, एज, ज्योग्राफी, प्रोफेशन। ठीक है, ये हमने कुछ अजम्पशंस डिस्कस की थी। उसके बाद देन मास्लो की थ्योरी डिस्कस की थी इन रिलेशन टू कस्टमर रिक्वायरमेंट।
5 स्टेजेस रहती है मास्लो की जो नीड हायरार्की है। सबसे पहले आपका फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हर एक नीड के ऊपर क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है इन रिलेशन टू बैंकिंग प्रोडक्ट्स, ये कंटेक्स्ट में हमने डिस्कस किया था मास्लो की थ्योरी को। ठीक है, तो ये डिस्कस किया था हमने फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या उनको जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफर कर सकते हो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में, सोशल नीड्स में, देन एस्टीम नीड्स, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था सर्विस क्वालिटी के रिलेशन में कि कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन रहती है या रिक्वायरमेंट रहती है इन रिलेशन टू सर्विस क्वालिटी, जिसमें आपका टेंजिबल डिस्कस किया हमने, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस। वन लाइन एक बार रिकॉल कर लो क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हमने। ठीक है, टेंजिबल्स इट्स लाइक अपीयरेंस ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, इक्विपमेंट, पर्सोनल। रिलायबिलिटी अबाउट प्रॉमिस्ड सर्विस जो है वो प्रॉपरली आपको जो है प्रोवाइड करी जा रही है अकॉर्डिंगली कि नहीं करी जा रही, एक्यूरेट है कि नहीं है, आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिवनेस, विलिंगनेस टू हेल्प दी कस्टमर एंड प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विस, जो भी वो इशू फेस कर रहे हैं उसके रिलेशन में। देन अश्योरेंस, इसमें हमने कॉम्पिटेंस, कर्टेसी, क्रेडिबिलिटी एंड सिक्योरिटी डिस्कस किया। देन एम्पैथी, इट्स अबाउट एक्सेस, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं या एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम सर्विस क्वालिटी। देन उसके बाद एक रिसर्च हुई, जिस रिसर्च के ऊपर हमने एनालाइज किया अबाउट कस्टमर सर्विस क्वालिटी, जिसमें बेसिकली ये बताया गया कि जो कस्टमर सर्विस क्वालिटी है ना, दिस इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन ऑफ अ कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, कि आप कितनी एफिशिएंटली कस्टमर की रिक्वायरमेंट के साथ मीट कर रहे हो। ठीक है, देन सर्विस क्वालिटी इन केस ऑफ सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, जो होम लोन, इसके रिलेशन में हमने डिस्कस किया था। कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है बैंक से, ठीक है, कि डेफिनेटली उनको अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट, सही मिक्स मिले प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, ये सारी प्रॉपर डिलीवरी चैनल हो, अच्छे से जो एम्प्लॉयज हैं, पर्सोनल हैं, उनसे बात करें। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट रहती है फ्रॉम बैंक। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन इन रिलेशन टू द टॉपिक एंड उसके बाद मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट। तो कस्टमर आर सेगमेंटेड बेस्ड ऑन देयर सेटिस्फेक्शन लेवल फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्ट, द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। करेक्ट आंसर बताइएगा क्वेश्चन फर्स्ट का। Customers are segmented based on their satisfaction level from different product. The statement is true or false. क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? Everyone, रेणुका मैम, देविशीष सर, विजन सर, everyone is saying that it's true. Number of concurrent viewers सारे अटेम्प्ट कर लीजिए क्वेश्चन को and do let me know. एवरीवन, सबने अटेम्प्ट कर लिया क्वेश्चन फर्स्ट? सभी का गलत है, सभी का गलत है। दोबारा देखो, रीड आउट करो स्टेटमेंट को एंड डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर। एक भी स्टूडेंट्स ने सही आंसर नहीं दिया अभी तक। अभी जब स्टार्ट ही किया मैंने तभी रिकॉल करवाया था कि आप लोग ये ना बोलो कि मैम ध्यान में नहीं रहा, तभी मैंने बोला कि चैप्टर हम रिकॉल करते हैं। ठीक है, 3 बार मैंने वो चीज रिपीट की है ड्यू टू बफरिंग इशू। इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर अटेम्प्टिंग इनकरेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे फिर फॉल्ट किसका रहेगा? डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर क्विकली। इट्स फॉल्स। किस बेसिस के ऊपर सेगमेंट जो है रहता है कस्टमर का? इट्स अबाउट इनकम लेवल, इट्स नॉट अबाउट सेटिस्फेक्शन लेवल फ्रॉम द डिफरेंट प्रोडक्ट। कितना तो हमने डिस्कस किया, 2 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 50, 50 से 4, ऐसे करके डिस्कस नहीं किया। मास मार्केट, अफिलियंट, सुपर अफिलियंट, हाई नेटवर्थ, सुपर अल्ट्रा, क्या क्या क्राइटेरिया था? इट्स इनकम क्राइटेरिया माय फ्रेंड्स, इट्स नॉट सेटिस्फेक्शन लेवल फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, सभी ने यहाँ पे ट्रू 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 ऐसे करके बोल दिया है। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, इट्स इनकम लेवल। करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन फर्स्ट का? द स्टेटमेंट इज फॉल्स। द नेक्स्ट इज if income level fall within 50 to 400 lakh the customer categorized as। हाँ, ये क्वेश्चन मैं सोच सकती हूँ कि थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा रिलेट करना, क्योंकि 1 या 2 बार में आपने चीज़ें देखी हैं एंड इट वुड बी डिफिकल्ट टू रिमेंबर कि 50 लाख से 400 लाख वाला जो स्लैब था, वो कैटेगरी के जो कस्टमर हैं, मतलब जिनकी इनकम 50 लाख से 400 लाख के बीच में रहती है, उनको आप किस सेगमेंट में डिवाइड करते हो ये बताइएगा। क्या वो मास मार्केट रहेगा, सुपर एफिलिएंट, हाई नेटवर्थ? डू लेट मी नो कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन सेकंड का।
वेरी गुड, इट्स अ सुपर एफिलिएंट, ठीक है, सुपर एफिलिएंट। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सुपर एफिलिएंट। ये जो क्वेश्चन सेकंड है, एक बार फिर से रिकॉल जरूर कीजिएगा, जो वो टेबल हमने डिस्कस किया ना वो रिकॉल जरूर कीजिएगा, ठीक है। सुपर एफिलिएंट विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज customers are different but their needs are homogeneous, the statement is true or false? क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? Customers are different but their needs are homogeneous, the statement is true or false? So Prabir sir is saying that it's a false, Kuldeep sir true, false, false, okay, everyone quickly. स्टेटमेंट इज फॉल्स। वाई द स्टेटमेंट इज फॉल्स? अगर कस्टमर डिफरेंट है डेफिनेटली उनके नीड्स भी क्या हैं, डिफरेंट हैं। होमोजीनियस वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या रहता है? होमोजीनियस मतलब कि सिमिलर नेचर, सेम तरीके की, तो दैट्स वाई द स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमने जब अजम्पशंस की थी ना, अजम्पशंस में मैंने आपको ये चीज बताई है कि कस्टमर भी डिफरेंट है एंड उनकी नीड्स भी डिफरेंट होंगी, जो भी उनकी फाइनेंशियल नीड्स रहेंगी। गेटिंग माई पॉइंट जी? हेट्रोजीनियस बोल सकते हो, यहाँ पे वर्ड हेट्रोजीनियस होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती, ठीक है। So for the time being, for question third, the statement is false. Then next is, to understand this concept of customer requirement, dash theory of motivation is necessary. तो अगर आप कस्टमर रिक्वायरमेंट कॉन्सेप्ट को अच्छे से एनालाइज करना चाहते हो, अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हो, कौन सा थियरी है मोटिवेशन का जिसको आप कंसीडर करते हो? मोटिवेशन में बड़ी सारी थ्योरीज हैं, ठीक है, जिसमें से एक थियरी है जिसको आप रिलेट कर पाओगे कस्टमर रिक्वायरमेंट के साथ, दैट इज नोन एज व्हाट? वेरी गुड, इट्स अ मास्लोज नीड हायरार्की। वेरी गुड, तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन 4 का? इट्स मास्लोज नीड हायरार्की, इट्स मास्लोज नीड हायरार्की। देन नेक्स्ट इज, if bank structure product and services to match the different stages in the need spectrum, bank will achieve the twin objective of dash and dash। मतलब अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट, अगर आपने प्रोडक्ट्स जो है, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो इससे आपके दो बेनिफिट होंगे। क्या क्या है वो दो बेनिफिट? कल के सेशन में हमने डिस्कस किए थे, आज मैंने रिकॉल करवाए हैं, हाँ करवाए हैं। सो डू लेट मी नो कि क्या आपको ध्यान में है। तो करेक्ट आंसर बताइएगा क्वेश्चन 5 का। क्या आपको वो ट्विन ऑब्जेक्टिव हैं जो अचीव कर पाएंगे? क्या आपको वो ध्यान में है? डू लेट मी नो। क्वेश्चन 5। So Anil sir का आंसर आया इट्स रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फेक्शन। कुरैशी सर इज सेइंग दैट इट्स सेटिस्फेक्शन। एक तो आपको क्लियर ही होएगा, है ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपका जो डेफिनेटली अगर आपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाला जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो तो अचीव कर लोगे। फर्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। सेकेंड वन जो ऑब्जेक्टिव है, ट्विन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज बिजनेस कन्वर्जन, दैट इज बिजनेस कन्वर्जन। डेफिनेटली आपने लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर रिक्वायरमेंट। अगर आपको चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो क्या आपको फिर फिक्स्ड वही चीज के ऊपर रहोगे? नहीं, अकॉर्डिंग टू मार्केट सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट चेंजेस करोगे ना वो चीज में। तो यहाँ पे आपके दो ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव होंगे, एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सेकेंड वन इज बिजनेस कन्वर्जन। हमने कल के सेशन में डिस्कस की थी ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट इज bank offer product and services to match different physiological needs and it include core saving account and personal accident cover. The statement is true or false?
तो मास्लो की थ्योरी में हमने 5 जो है नीड्स हायरार्की देखी थी ना पिरामिड फॉर्मेट में। सबसे पहले है आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो क्या फिजियोलॉजिकल नीड्स में आपका कोर सेविंग अकाउंट एंड पर्सनल एक्सीडेंट जो कवर है, क्या वो कवर होता है? डू लेट मी नो। फिजियोलॉजिकल नीड्स इंक्लूड कोर सेविंग अकाउंट एंड पर्सनल एक्सीडेंट कवर। वेरी गुड, द स्टेटमेंट इज ट्रू। हमने देखा था ना कि डिफरेंट जो भी आपका नीड लेवल रहता है अकॉर्डिंगली आपको जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में आपका सेविंग अकाउंट एंड पर्सनल एक्सीडेंट कवर होता है। द स्टेटमेंट इज ट्रू। पेंशनर्स लोन्स, retirement solution in banking and pension plan in insurance, senior citizen term deposit product are offered under dash stage according to Maslow's need hierarchy। तो अभी ये अगर प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हो किसी कस्टमर को, these kind of products are offered, तो ये कौन सी स्टेज के अंदर रहेगा, आपसे ये पूछा गया। अगर इस तरीके के प्रोडक्ट हैं, फिजियोलॉजिकल के अंदर इनको डालोगे, सेफ्टी के अंदर डालोगे, सोशल नीड्स के अंदर डालोगे, एस्टीम नीड्स के अंदर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, किसके अंदर डालोगे अगर इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं? कल के सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किया था इसके बारे में वैसे। सो इट्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर क्या है? जो हायर लेवल, सबसे ऊपर वाला जो हायर लेवल था ना आपका नीड हायरार्की में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, वो इसका करेक्ट आंसर है। एंड सभी ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, ठीक है, इट्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। द नेक्स्ट इज dash included willingness to help customer and provide prompt service। तो क्वालिटी सर्विस के कंटेक्स्ट में हमने डिस्कस किया था ना कि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, कुछ एक्सपेक्टेशन रहती हैं इन रिलेशन टू सर्विस क्वालिटी। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट, दैट इज अबाउट विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर एंड प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विस। कि अपने एंड के ऊपर कि अगर कस्टमर कोई इशू फेस कर रहा है, कोई डिफिकल्ट फेस कर रहा है, ही रिक्वायर्ड सम सर्विस, तो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये किसका पार्ट है? डू लेट मी नो क्विकली। इट्स रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिवनेस। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, इट्स रिस्पॉन्सिवनेस। सो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन 8 का? इट्स रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, द नेक्स्ट इज empathy is one of the requirement or expectation from the customer about the service quality of the bank and it include dash dash and dash the customer। तो 3 हमने यहाँ पे बेसिकली चीजें डिस्कस की थी इन रिलेशन टू एम्पथी। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है एंड एक्सपेक्टेशन है कस्टमर की फ्रॉम द सर्विस क्वालिटी। इसमें हमने फर्दर आगे 3 चीजें डिस्कस की थी। क्या आपको वो 3 पॉइंट्स ध्यान में है? 3 के 3 नहीं ध्यान में, जो भी ध्यान में है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, so it's access, communication and understand the customer। वेरी गुड, दिनेश सर ने यहाँ पे प्रॉपर आंसर दिया है। प्रवीर सर इट्स एक्सेस, कम्युनिकेशन, एक्सेस। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो एम्पैथी के अंदर 3 चीजें हमने डिस्कस की थी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एक्सेस टू दी सर्विसेज, देन उसके बाद प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड थर्ड वन इज अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर। ठीक है, तो ये हमने चीजें डिस्कस की थी अंडर एम्पैथी। ठीक, then satisfactory service experience from the delivery channel and the service personnel fall under one of the requirement of customer from bank। the statement is true or false। क्या ये भी एक रिक्वायरमेंट रहती है कस्टमर की फ्रॉम द बैंक? अगर रहती है तो अकॉर्डिंगली आंसर कीजिए, नहीं रहती तो अकॉर्डिंगली आंसर कीजिए। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर, सेटिस्फैक्टरी सर्विस एक्सपीरियंस फ्रॉम द डिलीवरी चैनल एंड सर्विस पर्सोनल फॉल्स अंडर वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर फ्रॉम बैंक। द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो अनिल सर का आंसर आया दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। बाकी भी प्लीज अटेम्प्ट कीजिए एंड डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर। इट्स अ ट्रू, वेरी गुड।
डेफिनेटली सेटिस्फैक्ट्री सर्विस एक्सपीरियंस जो भी डिलीवरी चैनल है आपको प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो भी पर्सोनल के साथ आप डील कर रही हो, डेफिनेटली ये आपकी रिक्वायरमेंट है। आप चाहते हो कि वो आपसे अच्छे से डील करें, है ना, अच्छे से एफिशिएंटली स्मूथली सारी चीजें हों। द स्टेटमेंट इज ट्रू। देन नेक्स्ट इज डैश इंक्लूड अपीयरेंस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, पर्सोनल एंड कम्युनिकेशन मटीरियल। Dash include appearance of physical facilities, equipment, personnel and communication material. It's about customer requirement and expectation. Correct answer for question 11. It's tangible. Very good. तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन 11 का? इट्स टेंजिबल्स। ठीक है, फर्स्ट वन जो हमने डिस्कस किया था इन रिलेशन टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन। The dash is act as a reflection of meeting of a customer requirement. आप कौन सी चीज अच्छे से प्रोवाइड करोगे, दैट इज बेसिकली रिफ्लेक्शन दैट यू आर मीटिंग द नीड्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर बताइएगा। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 12? The dash is act as a reflection of meeting of customers requirements. तो इट्स अ सर्विस। कुरैशी सर ने आंसर किया है, बाकी भी प्लीज आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 12 प्रॉम्प्ट सर्विस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ओके, dash is act as a reflection of meeting a customer's requirement. So it's about quality, it's about service quality, or you can say it's about customer service quality. ठीक है, customer service quality. Okay, so correct answer for question 12 is what? It's a customer service quality, that is basically the reflection of customers requirement. Okay, तो अभी नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं। इट्स अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। अगर कोई फर्म की बात करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, ठीक है, चाहे बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लो, जो भी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट ऑफर कर रही हैं, उनका एक लाइफ साइकिल रहता है, एक डेवलपमेंट प्रोसेस रहता है, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। ठीक है, द चैप्टर इज अबाउट दैट। वो चीज हमने डिस्कस करनी है कि क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं जिससे एक प्रोडक्ट जो है वो पास ऑन होता है। ठीक है, वो डिस्कस करना है हमने ये वाले टॉपिक में। तो सबसे पहले जानते हैं, इट्स अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस ना, तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है। सो अकॉर्डिंग टू थियोडर लेविट, प्रोडक्ट आर ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल्स का मतलब आप लगा सकते हो प्रोडक्ट से, इनटेंजिबल का मतलब आप लगा सकते हो सर्विसेज से। इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अंदर आपका प्रोडक्ट भी है एंड सर्विस भी है, दोनों चीजें कवर हैं। टेंजिबल का मतलब क्या रहता है? जिन चीजों को आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो टेंजिबल्स हैं। इनटेंजिबल जिनको देखा नहीं जा सकता, ठीक है, फील नहीं किया जा सकता, वो आपके क्या रहेंगे? इनटेंजिबल्स रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू थियोडर लेविट, प्रोडक्ट जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टू द पोटेंशियल बायर, प्रोडक्ट इज अ कम्प्लेक्स क्लस्टर ऑफ वैल्यू सेटिस्फेक्शन। की मतलब हम कहते हैं ना कि पैसा वसूल, है ना, ऐसा करके कि क्या उनको सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो अचीव हो पाया, ठीक है, उनकी नजरों में वो प्रोडक्ट कहलाएगा फॉर अ बायर। A customer attach a value to a product
in proportion to its perceived ability to help solve his problem or meet his need. Definitely जिस पर्पस के लिए आपने प्रोडक्ट परचेज किया, whether you will be able to fulfill your that objective or need up to the satisfactory level, तो क्या आप ये चीज कर पाए? अगर कर पाए तो वो क्या कहलाएगा आपका प्रोडक्ट. ऑल एल्स इज डेरिवेटिव. डेरिवेटिव का मतलब क्या रहता है? जो आप ये टर्म यूज करते हो अपना मार्केट के रिलेशन में, लाइक विच ड्राइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट, है ना, दैट इज बेसिकली नोन एज डेरिवेटिव. तो बाकी सारा क्या है? डेरिवेट है. इट्स अबाउट प्रोडक्ट. ठीक. अ बैंक प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड. अभी बैंक प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं. बैंक प्रोडक्ट इज बेसिकली व्हाट? इट्स एनीथिंग दैट हैज द कैपेसिटी टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन, यूज एंड रिटर्न डिजायर्ड बाय अ कस्टमर. जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी आप उनको प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी प्रोवाइड कर रहे हो, वो बेसिकली क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट. देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. सो देयर आर वेरियस स्टेजेस इन लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट. The product after development goes through different stages in the sales journey and each stage the impact sales will be different. हर एक स्टेज में आपको अलग इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. किसी में हो सकता है लो, किसी में हो सकता है ज्यादा, किसी में हो सकता है एकदम मेच्योरिटी पे हो. कोई स्टेज ऐसी होगी जिसमें डिक्लाइन की तरफ मूव ऑन कर रहे हो. द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जर्नी इज illustrated in the following diagram like this. सबसे पहली जो आपकी स्टेज है दैट इज इंट्रोडक्टरी स्टेज. तो सबसे पहली जो आपकी स्टेज है दैट इज इंट्रोडक्टरी स्टेज. सेकंड स्टेज जो है दैट इज ग्रोथ स्टेज. थर्ड वन इज मेच्योरिटी एंड फोर्थ वन इज डिक्लाइन. तो इस तरीके से ये कुछ कर्व ड्रॉ आएगी. ठीक है, इस तरीके से जब आपने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, प्रोडक्ट डेफिनेटली वो चीज में अगर मैं बात करूं कि आप प्रॉफिट में होगे, नहीं, आपने इन्वेस्टमेंट की है, कॉस्ट लगाई है, सेल्स ये पॉइंट पे अभी है नहीं इतनी. डेफिनेटली हर एक स्टेज में आपको डिफरेंट सिनेरियो देखने को मिलेगा. इंट्रोडक्शन स्टेज में अलग, ग्रोथ में अलग, मेच्योरिटी में अलग, डिक्लाइन में अलग. तो ये साइड जो है आपकी बेसिकली ये डिपिक्ट कर रही है आपकी सेल्स को. एंड ये टाइम हॉरिजन एंड 4 स्टेजेस हैं, ध्यान में रखिएगा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. इट्स इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन. ठीक है. The first stage is the introduction stage when the product is introduced. When a product is introduced, the sales volume will be low and revenue from the product will not be sufficient to cover the cost of producing, marketing and servicing it. In the introduction stage, it happens because it takes time from the product to occupy the mind of the customer. ठीक है. फर्स्ट स्टेज आपका इंट्रोडक्शन स्टेज है. क्या यहाँ पे सेल्स बहुत ज़्यादा होएंगी? नहीं. सेल्स क्यों आएंगी? कम होएंगी. रेवेन्यू भी सफिशिएंट नहीं होएगा. यही चीज़ होएगी ना. कॉस्ट आपने लगाई है पर जो मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोडक्ट्स, मतलब रिलेट करके देख लो, आप समझ पाओगे, आप रिलेट कर पाओगे कि फर्स्ट स्टेज में ये सारी चीज़ें रहेंगी. ये आपने ध्यान में रखनी है क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना, यही कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा कि क्या फर्स्ट स्टेज में, जैसे मान लो मैं स्टेटमेंट बना दूं, क्या फर्स्ट स्टेज में लो रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा या सेल्स वॉल्यूम कम होएगा या ज्यादा होएगा. क्वेश्चन इसी के आसपास घूमेगा. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेज आई होप सो आपको क्लियर हुई हो. सेकेंड स्टेज की अगर मैं बात करूं दैट इज रिलेटिंग विद ग्रोथ स्टेज. मतलब अच्छे से अभी मार्केट कैप्चर कर रहा है आपका प्रोडक्ट, ग्रोथ स्टेज में हो, अपवर्ड ट्रेंड है, विच इज द सेकेंड स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. The sales volume of the product pick up and the product is likely to break even and start generating profit for the organization. अभी break even point क्या है? हमने लास्ट जो सेशन अभी डिस्कस किया अपना ABM की केस स्टडी के रिलेशन में, अभी उसमें हमने डिस्कस किया ना कि ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली क्या है. ब्रेक इवन पॉइंट आपका जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस. जब तक आप ब्रेक इवन पॉइंट अचीव नहीं ना करते तब तक आप प्रॉफिट की तरफ मूव ऑन नहीं कर पाओगे. तो सबसे पहले ये जो ग्रोथ स्टेज है, ग्रोथ स्टेज आपको लेके जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट पे. फिर ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपका जो जर्नी है स्टार्ट होएगा प्रॉफिट के रिलेशन में. ठीक है. एंड ये हमने अभी डिस्कस किया अच्छे से कि ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है. एंड आई होप सो आप फैमिलियर हो गए होंगे इसके साथ. The sales volume of the product pick up and the product is likely to break even and start generating profit for the organization. During this period, the consumer awareness of the product will be more and that will result in growth. तो जैसे स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लिया जाएगा कि कौन सा स्टेज है जहाँ पे जो कस्टमर हैं या कंज्यूमर्स हैं दे आर मोर अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट. आपको नीचे ऑप्शन दे देंगे इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मेच्योरिटी के डिक्लाइन. व्हाट विल बी योर आंसर? ग्रोथ स्टेज. ठीक है. Then next is the third stage.
known as maturity stage. There is more growth and sales volume at peak. Highest level के ऊपर अभी पहुंच गए हो, ठीक है. There is a wide customer base which will result in maximization of sales with inflow of business and profit. In the fourth stage which is the stainless stage or saturation stage, मतलब थर्ड जो आपका स्टेज है ना मेच्योरिटी स्टेज, मतलब एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जिसके बाद आपको यहाँ पे इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा. जैसे ये वाला जो पॉइंट है ये वाला बोल सकते हो, ठीक है, कि एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जिसके बाद आपको इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा. उसके बाद आप फोर्थ स्टेज की तरफ मूव ऑन होते जाते हो, डिक्लाइन की तरफ मूव ऑन होते जाते हो आफ्टर अचीविंग योर मैक्सिमम लेवल, ठीक है. दैट वो जब आप मूव ऑन हो जाओगे, प्रॉपर चले जाओगे वो हॉरिजन में, तो वो आपका डिक्लाइन स्टेज कहलाएगा. स्टार्ट हो जाएगा आपका जब ये जो पीक पॉइंट आ गया ना, यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेज, ठीक है. So in the fourth stage which is a stainless stage or a saturation stage, because of competition and better product available from the competitor, stainless will creep in which will result in a saturation of sales. Here the business and profit stagnate. मतलब एक लेवल अभी आ जाता है ना सैचुरेशन वाला, कि इसके बाद अभी देयर इज नो चांस कि कोई इंक्रीज देखने को मिलेगा आपको, ठीक है. प्रॉफिट वहां पे फिर आपके रुक जाएंगे, स्टैग्नेंट हो जाएंगे, एंड कस्टमर डेवलप ए टेंडेंसी ऑफ इनडिफरेंस टू दी प्रोडक्ट. देन नेक्स्ट जो आपका स्टेज है दैट इज अ फाइनल स्टेज. The final stage of the product life cycle called decline stage. In this stage, the product become less attractive for the consumer due to various reasons and result in a drop in sales volume and profit. हो सकता है कि कोई और बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा हो, कंपटीशन की वजह से आपकी प्रेफरेंस चेंज होगी, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है. ड्यू टू दैट प्रोडक्ट की सेल्स में आपको क्या देखने को मिला, फॉल देखने को मिला, डिक्लाइन देखने को मिला. This stage, if not attended properly, will lead to product death. This can be avoided by fine tuning and value adding to the revitalize the product for continued acceptance. तो अगर आप नहीं चाहते कि ये वाली जो स्टेज है ये कंटिन्यूटी में रहे, ठीक है, कि ये वाली स्टेज में आए, क्योंकि अगर ये स्टेज में आगे आपने अच्छे से हैंडल नहीं किया फिर प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो इट वुड बी बेटर कि आप क्या स्ट्रेटजी ऑप्ट करो, आप कुछ एड ऑन फैसिलिटीज, मतलब कोई वैल्यू एडेड फैसिलिटीज प्रोवाइड करो प्रोडक्ट के साथ, कोई न्यू फीचर्स ऐड कर दो प्रोडक्ट के साथ, मल्टीपर्पज यूज हो सके कुछ ऐसा कर दिया जाए वो प्रोडक्ट के साथ, सो दैट कि वो प्रोडक्ट फिर से सर्वाइव कर पाए मार्केट में, ठीक है, फिर से सर्वाइव कर पाए मार्केट में. तो ये रहता है आपका फाइनल स्टेज, ठीक है. तो 4 स्टेजेस जो प्रोडक्ट की हैं आई होप सो आपको क्लियर होगी होंगी, ठीक. द नेक्स्ट इज सर्विस में डिक्लाइन. जैसे मान लो कई बारी मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं सिंपल बहुत लेमैन की लैंग्वेज में बता रही हूँ, ठीक है, बहुत लेमैन की लैंग्वेज में, एंड आई होप सो कि आप समझ पाओ. जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ मैं, इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस ही है ना, ठीक है, टीचिंग सर्विस ही है. आज मान लो कि मैंने आपको ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, मैंने आज आपको बहुत अच्छे से करवाया, आपको समझ में आया, एक एक चीज़ आपको समझ में आई. सेम टॉपिक मैंने आपको 3 दिनों के बाद मैं करवा रही हूँ कहीं, या लेट्स से कि संडे को भी मैं सेम टॉपिक करवा रही हूँ, लेकिन उस दिन मेरी एफिशिएंसी कुछ नहीं थी, वॉट एवर मे बी द रीज़न, उस दिन मैंने वो एफिशिएंसी के साथ जो एग्जाम्पल्स के साथ आज बता रही हूँ वो एग्जाम्पल के साथ इट माइट भी चांसेस ना कि मैं उस दिन ना बताऊँ, इट माइट भी चांसेस. आप कंपैरिजन करोगे ना कि मैम ने उस दिन तो बड़े अच्छे से समझाया था, बड़े अच्छे से समझ आया टॉपिक, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, आज अच्छे से मैडम ने डिलीवर नहीं किया, लेक्चर डिलीवर नहीं किया, ये पॉइंट आएगा ना, तो उसके साथ आप रिलेट करके देख सकते हो. आई होप सो आपको समझ में आया हो, ठीक है सर. देन नेक्स्ट इज सम एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन रिलेशन टू दिस, जो आपका ये जो स्टेजेस हैं, These stages of a product life cycle are very important for the bank in product development. बैंक के point of view से भी ये important है. Bank should aim for keeping the product in the maturity stage as long as possible. क्यों मेच्योरिटी स्टेज पे, क्यों? क्योंकि वो आपका पीक लेवल है, मैक्सिमम आपको वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे. डेफिनेटली आप चाहोगे कि आपका जो प्रोडक्ट है मेच्योरिटी स्टेज में रहे, ठीक है, सो दैट द बिजनेस एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैपन कॉन्टिन्यूसली. तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ना कि मैक्सिमम कौन सी स्टेज में, मतलब एज अ बैंक एज अ बिजनेस आप कौन सा मैक्सिमम स्टेज में प्रोडक्ट को रखना जो रहेगा फिजिबल रहेगा, इट्स मेच्योरिटी. देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट. ये जो अभी हमने डिस्कस किया ना कि पहला स्टेज रहेगा ग्रोथ,
इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो ये वाली जो स्टेजेस हमने डिस्कस की ना, ये हर एक प्रोडक्ट के केस में एप्लीकेबल नहीं है। जरूरी नहीं होता कि हर एक प्रोडक्ट जो है स्टार्टिंग में कम लेवल की उसकी सेल्स होए। आईफोन ले लो, ठीक है, या कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट ले लो, क्या उसका स्टार्टिंग में ऐसा ही रहेगा सेल्स? प्राइसेस की बात कर लो, चलो इंट्रोडक्शन जब भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं ना कि अभी हम मार्केट में नए नए उतरे हैं, उनकी प्राइसेस क्या रखो, कम रखो, है ना। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे रहते हैं कि इनकी प्राइसेस क्या रखो, हाई रखो। ये जब स्टार्टिंग में आए ही हैं हाई प्राइस के ऊपर ज्यादा जाएंगे। आईफोन की एग्जांपल ले लो आप लोग, ठीक है। तो हर एक जो प्रोडक्ट है ना, हर एक प्रोडक्ट के केस में ये ही आपको देखने को नहीं मिलेंगी स्टेजेस कि पहले इंट्रोडक्शन में ये चीजें देखने को मिलेंगी, देन ग्रोथ में ये, मैच्योरिटी में ये, डिक्लाइन में ये। दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड आई होप सो आप रिलेट कर पाओ, ठीक है। Some products will have an instant death immediately after the introduction phase. दिस में मतलब ऐसा नहीं है कि पहले इंट्रोड्यूस होएगा, फिर ग्रोथ, मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन नहीं कॉप अप कर पाए, फिर वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। कुछ प्रोडक्ट्स के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। दिस में हैपन ड्यू टू रॉन्ग अप्रोच टूवर्ड्स मार्केटिंग रिसर्च एंड कंज्यूमर परसेप्शन। In some cases there will be immediate spur to the growth and maturity phase in a very short period. मतलब इतना टाइम पीरियड लगता ही नहीं, आप क्विकली कैच कर लेते हो मार्केट को एंड मैच्योरिटी वाली जो स्टेज है वो क्विकली अचीव कर लेते हो। So there is a maturity period for a very long period of time. The success of these phases depend on proper approach by the marketer toward packaging strategies and repositioning strategies so that the product stay in the maturity phase for quite a long period to occupy a permanent place in the perceptual need map of the consumer. आप क्या क्या चीजें प्रोवाइड करो, चाहे आप पैकेजिंग के रिलेशन में, रीपोजिशनिंग के रिलेशन में, एड ऑन सर्विस के रिलेशन में, इट्स डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपने क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी है सो दैट यू विल बी एबल कि आपका जो प्रोडक्ट है मैच्योरिटी स्टेज में मैक्स टू मैक्स टाइम तक रहे, ठीक है। In the same way, product obsolescence often contribute to the permanent premature death of the product even after effective market research. चाहे आपने बड़ी अच्छी रिसर्च की है कि भाई ये प्रोडक्ट तो मेरा चलेगा ही चलेगा, ये तो रिक्वायरमेंट ही है, न्यू टेक्नोलॉजी आने की देर है, न्यू टेक्नोलॉजी आई, पुराना प्रोडक्ट हो गया ऑब्सोलीट, तो क्या फिर वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। In the case of computer product, the product life cycle will be very short because of a fast changing technology. New technology आई नहीं, पुराना प्रोडक्ट हो गया obsolete, ठीक है, उसका यूज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएगा। This result into high degree of a product obsolescence. In the banking scenario, the product life cycle depend on whether the product is a core product and augmented product. कि कौन सा प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका